हाँ भाई बच्चों, कैसे हो? आगे कंटिन्यू करें। देखो, मैंने आपको लास्ट एटम के लास्ट हमारा पार्ट था, लास्ट लेक्चर था, उसमें हमने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम पढ़ा था। और रदरफोर्ड मॉडल एटम की कुछ कमियां थी, जो उस कमियों को नील बोर ने दूर किया। सबसे बड़ी उसकी मैंने आपको कमी बताई थी, उसमें यह था कि उसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, इसका मतलब उसका जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन है। और जितनी भी एक्सेलरेटिंग चार्ज होते हैं वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। तो हमने देखा था उससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन का रेडियस है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और अल्टीमेटली वो न्यूक्लियस के अंदर आके गिर जाएगा। यानी उसका शेप जो होगा वो स्पाइरल शेप हो जाएगा और फाइनली वो न्यूक्लियस के अंदर आके गिर जाएगा। ऐसा होना चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। यानी इसके हिसाब से जितने भी एटम्स हैं वो अनस्टेबल होनी चाहिए, जबकि बहुत सारे एटम्स तो हाईली स्टेबल होते हैं। उसके बाद दूसरी उसकी कमी ये थी कि जब एटम्स के स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व किया गया तो उसमें से ये देखा गया कि जो स्पेक्ट्रम होता है एटम्स का वो डिस्क्रीट होता है। जबकि बोर ने ये कहा, रदरफोर्ड ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सभी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है, कहीं पर भी रिवॉल्व कर सकता है, उसकी मर्जी है, उसकी सरकार है, कहीं भी जाए कहीं भी आए, किसी भी ऑर्बिट में घूमे। इसका मतलब अगर वो किसी यानी इलेक्ट्रॉन के पास ऑल पॉसिबल एनर्जीज होंगी, इसका मतलब ये है, क्योंकि उसकी मर्जी है वो कहाँ रिवॉल्व करता है। लेकिन जब उसके स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व किया गया तो उसका स्पेक्ट्रम जो था वो डिस्क्रीट मिला। और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि एटम्स के पास, इलेक्ट्रॉन के पास, या जिस जिस चार्ज की वजह से वो स्पेक्ट्रम बन रहा है उसके पास एक डेफिनेट एनर्जी होगी, सारी एनर्जी नहीं होगी। और डिस्क्रीट का मतलब है कि यानी कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ से एनर्जी से जो वेव आती है वो फिक्स होती है। इक्वल टू आपको पता होगा एच सी बाई लैम्डा। यानी ई अगर कांस्टेंट है तो लैम्डा भी कांस्टेंट है। और ई में अगर दो दो एनर्जी में अगर गैप, दो इलेक्ट्रॉन के एनर्जी में अगर गैप हो गया तभी लैम्डा अलग अलग आएगा। अलग अलग का मतलब लैम्डा में गैप आएगा, जो कि आ रहा था। गैप का मतलब वही है कि मिसिंग है। यानी एक मान लो एक 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ एमिट हुई, 700 की वेवलेंथ एमिट हुई, तो बीच में कहाँ गई सारी? जबकि होना तो चाहिए कंटिन्यूअस ना, एक खत्म दूसरा शुरू, तीसरा खत्म चौथा शुरू, चौथा खत्म पांचवा शुरू, इस तरह से होना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं था। यानी बहुत सारी मिसिंग वेवलेंथ थी, उन मिसिंग वेवलेंथ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि वो जो वेवलेंथ है वहां पर मिसिंग क्यों है। उसके हिसाब से जो स्पेक्ट्रम होना चाहिए वो कंटिन्यूस होना चाहिए। इट शुड कंटेन ऑल टाइप्स ऑफ वेवलेंथ। और ऑल टाइप्स ऑफ वेवलेंथ कब आएगी? जब एनर्जी कंटिन्यूअस होगी, यानी इलेक्ट्रॉन्स के पास हर एक पॉसिबल एनर्जीज होगी। जबकि ऐसा नहीं था। तो इन सब चीजों को, इन सब कमियों को किसने दूर किया? नील बोर ने। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? बोर मॉडल ऑफ एटम के बारे में हम पढ़ेंगे। और बाद में हम ये देखेंगे कि नील बोर ऑफ एटम जो है वो सिर्फ एप्लीकेबल था, कंप्लीटली जो 100% एप्लीकेबल था वो खाली हाइड्रोजन के लिए ही एप्लीकेबल था। बाकी और या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए एप्लीकेबल था। जो कॉम्प्लेक्स एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 1 से 2 से ज्यादा होता है, 4 5 6 3 इस तरह से, तो उनके लिए ये भी फेल हो जाता है। बाद में देखेंगे इसके फेलियर्स, पहले इसके एडवांटेज तो देखें। तो बोर, सबसे पहले हम स्टार्ट क्या करते हैं? पोस्टुलेट्स ऑफ बोर मॉडल ऑफ एटम। पोस्टुलेट्स, इसके पोस्टुलेट्स। तो इसका जो फर्स्ट पोस्टुलेट है बोर मॉडल ऑफ एटम का, वही है जो रदरफोर्ड ने बताया, सारी चीजें वही है। क्या कहता है कि एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल कोर in which almost entire mass of the atom is concentrated and it is positively charged. पॉजिटिवली चार्ज था ये। उसके बाद उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एंड centripetal force required
required for the revolution of electron is provided by the electrostatic force between nucleus and electron. ये इसका फर्स्ट पोस्टुलेट था। सारी वही चीजें थी जो रदरफोर्ड मॉडल की थी, कोई भी इसमें नई चीजें नहीं थी। अब इसमें देखो एक बड़ी खास बात है, एक फार्मूला हम इसमें लिख लेते हैं, नोट कर लिया होगा, इसको इरेज कर रहा हूं, आगे करते हैं इसको। सेकंड है इसका, देखो अब अच्छा इसी में अगर हम आगे कंटिन्यू करें, देखो जैसे मान लो एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे चार्ज है Ze। जेड का मतलब क्या हो गया, एटॉमिक नंबर बताया था मैंने आपको। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज है तो Ze इज द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर काट रहे हैं, मान लो जिस ऑर्बिट में चक्कर काट रहे हैं मान लेते हैं उसकी स्पीड v है इलेक्ट्रॉन की, और रेडियस जो है इसका ये r है। तो उसने कहा कि ये तो रदरफोर्ड ने भी कह दिया था कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्यूशन के लिए, वो प्रोवाइडेड किससे होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा Ze, इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा E डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो ये इसका फर्स्ट फार्मूला हो गया। इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं इसको। दूसरी चीज देखो, अब यहां पर मेन चीज आती है जो उसका सेकंड पोस्टुलेट था बोर का। और बोर का सेकंड पोस्टुलेट क्या था, देखो सेकंड पोस्टुलेट। तो बोर का देखो जो रदरफोर्ड ने कहा था, उन्होंने ये कहा था कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स होता है किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है, उसकी मर्जी है ना, यानी इलेक्ट्रॉन पॉजेस ऑल टाइप ऑफ एनर्जी। बोर ने कहा भाई ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन की मर्जी नहीं चलेगी। ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है। वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन ओनली कैन रिवॉल्व इन सर्टेन डिस्क्रीट नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट। डिस्क्रीट का मतलब दो ऑर्बिट्स की एनर्जी के बीच में डिफरेंस होगा, और जब तक इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तब तक ना तो वो एनर्जी लेगा ना एनर्जी देगा। अब क्यों नहीं लेगा क्यों नहीं देगा, बोर इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन कहा कि भाई नहीं लेगा नहीं देगा ऐसा है, अपने आप सोच लो ऐसा क्यों है, अपने आप करके देखो। क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने उस ऑर्बिट में है तब तक वो नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट है, और उन्होंने उस ऑर्बिट का नाम दे दिया स्टेशनरी ऑर्बिट। और उन्होंने एक चीज और बताया कि स्टेशनरी ऑर्बिट की कोई कंडीशन होती है एक, ये नहीं इलेक्ट्रॉन के लिए कोई भी ऑर्बिट स्टेशनरी ऑर्बिट ऐसा नहीं है। कहता है कि स्टेशनरी ऑर्बिट वही ऑर्बिट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इक्वल होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π के, वेयर n इज द इंटीजर्स 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। यानी इलेक्ट्रॉन की अगर मान लो इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में है सपोज करो, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा ना वो h/2π होगा। अगर वो दूसरे ऑर्बिट में है तो 2h/2π होगा, थर्ड ऑर्बिट में है 3h/2π में होगा। कि अगर ये इलेक्ट्रॉन कहे कि नहीं जी मेरा स्टेशनरी ऑर्बिट तो वो है जिसमें एंगुलर मोमेंटम 1.5 टाइम्स है h/2π के, उसकी दादागिरी नहीं चलेगी। कहा कि यहां हो ही नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन यहां हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। या तो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में होगा जिसमें h/2π या 2h/2π या 3h/2π 4h/2π, यानी इनके बीच का जो गैप है उसमें खाली जगह होती है, उसमें कोई नहीं होता, कोई इलेक्ट्रॉन वहां रह ही नहीं सकता। 1.1 h/2π 1.2 h/2π पॉसिबल नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन कभी हो ही नहीं सकते। तो ये स्टेशनरी ऑर्बिट की कंडीशन थी, और उन्होंने कहा कि भाई जब तक यहां रहेंगे तब तक वो नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट है। ये चीज वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि वो नॉन रेडिएटिंग क्यों है जबकि रेडिएटिंग होना चाहिए, क्योंकि उसका मोशन भी वहां भी तो एक्सेलरेटेड है। स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब ये थोड़ी है कि एनर्जी देगा ही नहीं वो उसका मोशन जो एक्सेलरेटेड ही नहीं है, लेकिन वो एनर्जी क्यों नहीं रिलीज करता या एनर्जी क्यों नहीं लेता, क्यों नहीं एमिट करता एनर्जी को, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, तो बोर का सेकंड पोस्टुलेट क्या है कि इलेक्ट्रॉन
कैन ओनली रिवॉल्व in certain non-radiating discrete, पहले लिखते हैं certain discrete non-radiating orbit called stationary orbit. और क्या था? एंड स्टेशनरी ऑर्बिट इज दैट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. स्टेशनरी ऑर्बिट इज दैट in which angular momentum of revolving electron is equal to क्या? is equal to what? is equal to integral multiple of h upon 2 pi. और आपको पता है ना एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? mvr, where m is the mass of electron, v is the velocity of electron, और r is the radius of the orbital path of the electron, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h upon 2 pi. यानी इलेक्ट्रॉन के पास जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन, वो सर्टेन ऑर्बिट ही होते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट ही होते हैं, कंटिन्यूअस नहीं होते कि एक ऑर्बिट खत्म दूसरा शुरू, तुरंत तीसरा शुरू, चौथा शुरू, पांचवा तरीके कहीं जाए इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं है. दो ऑर्बिट के बाद में हमेशा गैप होगा, उस गैप में इलेक्ट्रॉन कभी आपको मिलेगा ही नहीं. ये मेन डिफरेंस था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम से, और यही उन्होंने जो स्पेक्ट्रम उसका आता था डिस्क्रीट, ये चीज उसको एक्सप्लेन करता था. क्योंकि दो ऑर्बिट के बीच में कोई एनर्जी गैप होगा, वहां पर कोई इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं. तो जब वहां एनर्जी होगा ही नहीं तो उस एनर्जी कहां से एमिट करेगा वो? भाई जितनी एनर्जी होगी उतनी तो एमिट करेगा. जो एनर्जी का डिफरेंस होएगा दो ऑर्बिट में, उतनी एनर्जी तो एमिट करेगा, है ना. तो वो बीच में कभी आता है नहीं है, तो उतनी एनर्जी वो एमिट कैसे कर सकता है? तो इसलिए वो वेवलेंथ जो है मिसिंग है उसमें. तो इस तरह से उन्होंने जो स्पेक्ट्रम था, वो जो मिसिंग वेवलेंथ थी, उसको उन्होंने ऐसे एक्सप्लेन कर दिया. तो ये इसका सेकेंड पोस्टुलेट है. समझ में आ गया? अब थर्ड पोस्टुलेट पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ चीजों को ड्राइव करते हैं. कौन कौन सी चीजों को ड्राइव करेंगे? एक तो हम ड्राइव करेंगे रेडियस ऑफ द स्टेशनरी ऑर्बिट, दूसरा करेंगे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द स्टेशनरी ऑर्बिट, तीसरा हम करेंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट करेंगे हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द स्टेशनरी ऑर्बिट. तो ये तीन चीजों का हम डेरिवेशन करेंगे, और उसके बाद फिर हम आएंगे स्पेक्ट्रल सीरीज पे, और उससे पहले बोर का जो थर्ड पोस्टुलेट है वो करेंगे, और फिर आएंगे स्पेक्ट्रल सीरीज पे. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन तीनों चीजों को हम ड्राइव करते हैं. और आपको याद रखना, इनको ड्राइव करना बड़ा आसान है. फार्मूला थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा क्योंकि थोड़ा बड़ा है, काफी सारे इसमें चीजें आ जाती हैं फार्मूले में, लेकिन इसका डेरिवेशन बड़ा आसान है. उस पूरे जितने भी डेरिवेशंस करेंगे सब में दो ही चीज यूज होगा, बस दो ही फार्मूला यूज होगा. नंबर वन जो मैंने आपको बताया कि सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. दूसरी चीज बताई कि जो एंगुलर मोमेंटम है इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई. यही दो फार्मूला यूज होंगे, तीसरा कोई फार्मूला यूज होगा ही नहीं. देखो, और इन फार्मूलों को ड्राइव कर करके मैं यहां पर साइड में लिख लूंगा, क्योंकि थोड़े कॉम्प्लेक्स फार्मूले होते हैं तो हो सकता है कि बीच में भूल भी जाऊं, तो लिखना तो बनता है. तो यहां मैं खींच देता हूं एक लाइन, और जो भी फार्मूले में ड्राइव करूंगा उसको यहां लिखता जाऊंगा. समझ में आ गया? चलो शुरू करते हैं. तो सबसे पहला कौन सा करते हैं, रेडियस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट. स्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस निकालते हैं. मैंने आपको बताया दो ही फार्मूला यूज होगा,
नंबर 1 कौन सा बताया कि सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या था, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। दूसरा फार्मूला क्या बताया कि एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। दूसरा फार्मूला हो गया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को यूज करके रेडियस निकालना है। तो रेडियस जब निकालोगे तो वेलोसिटी को एल्यूमिनेट करोगे या स्पीड को एल्यूमिनेट करोगे। स्पीड को एल्यूमिनेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहले इक्वेशन से या दूसरे इक्वेशन के v की वैल्यू निकालो, पहले में डाल दो, या पहले से निकालो दूसरे में डाल दो, तो आर ही वेरिएबल बच जाएगा और निकल जाएगा। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मुझे दिख रहा है यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको डिवाइड कर देता हूँ इसके स्क्वायर से। तो जब मैं इसको इसके स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, फिर ये क्या आ जाएगा, ये जाएगा हमारा, देखो एम वी स्क्वायर बाई आर। एम वी स्क्वायर बाई आर को डिवाइड करता हूं किससे, इसके स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर को डिवाइड कर दिया इसके स्क्वायर से, तो उल्टा हो जाएगा, तो आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन क्या, 4 पाई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो यहां से अगर हम क्या करते हैं, यहां से अगर हम क्या करते हैं, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, और क्या करेंगे, देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा, और आपका एक और बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कैंसिल हो ही गया, तो यहां पर खाली क्या रह गया आपका, आर रह गया एक, और रह गया एम, और यहां रह गया के जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर अपॉन और एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये रह गया आपका। तो यहां से आर की वैल्यू आ जाएगी कितनी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन के जेड ई स्क्वायर और 4 पाई स्क्वायर और इंटू एम। ये देखो रेडियस का फार्मूला आ गया, ये रेडियस का फार्मूला आ गया। अब इस रेडियस को यहां पर लिख देता हूं, आर आ गया मेरा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन के जेड ई स्क्वायर और 4 पाई स्क्वायर एम, ये आर की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई, रेडियस की वैल्यू आ गई। अब इसमें एक चीज देखो आप कि जब आप इसमें अगर ध्यान से देखो इस चीज को, तो यहां पर आपको सिर्फ क्या दिख रहा है, एन और जेड, तो छोड़ दो तो बाकी सब कांस्टेंट है। तो अगर मैं इनकी वैल्यूज डालूं तो एक फिक्स वैल्यू आ जाएगी ना, तो आर आ जाएगा हमारा एन स्क्वायर, और एच की वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻34 अपॉन 9 इंटू 10⁻9, जेड पता नहीं क्या है, ई 1.6 इंटू 10⁻19 का स्क्वायर 4, पाई हो गया आपका 3.14 का स्क्वायर, और एम हो गया आपका 9.1 इंटू 10⁻31। जब इसको सॉल्व करूंगा तो पता है सॉल्व करके वैल्यू कितनी आएगी, 5.29 इंटू 10⁻11 एन स्क्वायर बाई जेड, ये आ गया। तो ये आपका रेडियस का फार्मूला आ गया। और अगर हाइड्रोजन एटम है, एच एटम के लिए, क्योंकि ये कंप्लीटली जो है एप्लीकेबल है हाइड्रोजन एटम के लिए ही है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z1 हो जाएगा, तो रेडियस आ गया 5.29 इंटू 10⁻11 और इंटू एन स्क्वायर। और अगर n को वैल्यू कर दूं 1, तो Z भी 1 और n भी 1, यानी कि इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, पहले ऑर्बिट में होता है, तो n की वैल्यू अगर 1 कर दिया जाए और Z तो 1 हो ही गया, तो यही तो आ गया। तो ये चीज जो है आपका, ये चीज 5.29 इंटू 10⁻11, ये क्या है, ये आपका हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ग्राउंड स्टेट में, उसका रेडियस है। तो यहां से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमें दिख रही है कि जो रेडियस है आपका, अगर मान लो दो एटम्स के रेडियस की कंपेयरिंग करनी हो, ऑर्बिटल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप कैसे करोगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। तो एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, जेड के इनवर्स लिए, तो क्या लिखोगे आप,
ये कर दोगे n1 स्क्वायर बाई n2 स्क्वायर इंटू Z2 बाई Z1। और अगर ये हाइड्रोजन एटम है तो Z1 Z2 आप 1 कर देना, Z2 Z1 को 1 कर देना, तो सीधा आ जाएगा ये। और 100% ये जो एप्लीकेबल है हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल है, तो इसका मतलब रेडियस प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है ना। तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन जितना पास होगा न्यूक्लियस के उसका रेडियस उतना ही कम होगा, और जितना दूर होता जाएगा उसका रेडियस उतना ही बढ़ता जाएगा। अगर हम मैं कंपेयर करके देखूं तो पहले ऑर्बिट में अगर रेडियस r0 है तो दूसरे ऑर्बिट में कितना हो जाएगा 4r0। थर्ड ऑर्बिट का कितना हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ r0, 16 टाइम्स ऑफ r0। देखो कितना दूर दूर होता जा रहा है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जितना पास होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतना ज्यादा होगा, तो उतना कम रेडियस होगा। जितना दूर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतना कम होगा, उतना छोटा उसका, उतना बड़ा उसका रेडियस होगा। तो ये आपका आ गया रेडियस का फार्मूला। समझ में आ गया? आगे बढ़े। अब हम निकालते हैं स्पीड, और स्पीड के लिए भी हम वही दोनों फार्मूले यूज करेंगे जो हमने इसके लिए किया। अब 1 मिनट थोड़ा रुकिए, मैं जब पानी पी के आता हूं, थोड़ा बहुत तेज प्यास लगी है। हाँ चलिए, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे करते हैं हम किसका एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस को ड्राइव करते हैं। रेडियस को सॉरी स्पीड को, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें इन स्टेशनरी ऑर्बिट में हम रेडियस की कंपेयरिंग करते हैं या स्पीड निकालते हैं। रेडियस को निकाल लेते हैं। तो देखो उसमें हम रेडियस कैसे निकालेंगे, उसके लिए भी हम यही दोनों फार्मूला यूज करेंगे, कोई नया फार्मूला यूज नहीं करेंगे इसके लिए हम। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, देखो रेडियस किसके इक्वल होगा। देखो पहला क्या था फार्मूला हमारा, पहला था हमारा mvr, ये दूसरा था। पहला था हमारा mv स्क्वायर बाय r इक्वल था kz e स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ये था हमारा। दूसरा था हमारा mvr इक्वल्स टू, या एक काम करते हैं यहां से हम r की वैल्यू पहले निकाल ही लेते हैं। तो mv स्क्वायर बाय r, mv स्क्वायर इक्वल आ जाएगा हमारे kz e स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, सॉरी r की इक्वल आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है। तो और दूसरा क्या था हमारा, या r निकाल लेते हैं पहले, तो हमें तो v निकालना है ना अब। तो r इक्वल टू आ जाएगा kz e स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर, एक r से कार कट गया और एक r फिर यहां जाएगा। और ये इसको इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। चलो अब उसके बाद दूसरा क्या था कि mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, ये था। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, देखो यहां पर मैं mv और r की जगह डाल देता हूं ये kz e स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई, nh अपॉन 2 पाई। तो यहां से जो भी कट रहा है काट दो, तो m से m कट गया, एक v से एक v कट गया, तो बाकी क्या बच गया, यहां लिख रहा हूं देखो ऊपर। तो ये हमारा बच गया v टाइम्स kz e स्क्वायर अपॉन v इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई, बच गया ये। तो v की वैल्यू आ जाएगी kz e स्क्वायर इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाय n इंटू h। तो ये वेलोसिटी का आपका फार्मूला आ गया, ये स्पीड का फार्मूला आ गया। देखो अब यहां से आपने स्पीड निकाल दिया, और स्पीड को मैं सही तरीके से यहां पर लिख देता हूं पहले, और उसके बाद फिर मैं आगे इसको कंटिन्यू करता हूं। और स्पीड का क्या फार्मूला था, v इक्वल्स टू 2 पाई kz e स्क्वायर अपॉन n इंटू h। ये हमारा स्पीड का फार्मूला आ गया, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी
बोर स्टेशनरी ऑर्बिट। ये आ गया हमारा स्पीड का फार्मूला, स्पीड का फार्मूला आ गया। अब इसमें यहां पर देखो क्या दिख रहा है आपको, जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एन के, यानी कि अगर हम बाकी सब देखेंगे तो एन और जेड को छोड़ के ये सारी चीजें देखो, ये और ये सब कांस्टेंट है ना, तो ये जो v आ जाएगा हमारे, इसको मैं अलग कर देता हूं, 2 पाई ई स्क्वायर अपॉन एच इन टू हो जाएगा जेड अपॉन एन की, जेड अपॉन एन की। और जब इसकी वैल्यू पुट करूंगा सबकी, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी लगभग यहां पर 2.2 इंटू 10⁶ इंटू जेड बाई एन, ये आ जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड में। सॉल्व करके देखना, यही आएगा। तो ये आपकी स्पीड आ गई इलेक्ट्रॉन की, किसमें, बोर स्टेशनरी ऑर्बिट में। और यहां से आपको दिख रहा है, वही पहले बता चुका हूं मैं, कि जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन की ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एन के। और अगर हमें स्पीड की कंपेयर करनी हो किसी भी दो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की, तो क्या जाएगा, n2 बाई n1 और इंटू z1 बाई z2, ये आ जाएगा। और हाइड्रोजन एटम के लिए z1 z2 दोनों इक्वल होगा, विच इज 1। तो सीधा फार्मूला क्या जाएगा, स्पीड इक्वल्स टू n2 बाई, ये जरूर याद करना, देखो ये जरूर याद कर लेना है। आप इतने बड़े बड़े फार्मूले चाहो तो याद रखो, लेकिन एक चीज जरूर याद रखो कि वेलोसिटी किसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, सॉरी स्पीड, रेडियस किसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, एन स्क्वायर के। किसके इनवर्सली है, जेड के। वेलोसिटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एन के। किसके डायरेक्टली है, जेड के। ये दो चीजें जो है आपको किसके जरूर याद रखना है, कि एन के साथ क्या रिलेशन है और जेड के साथ है, खासतौर से एन का, क्योंकि जेड की वैल्यू तो हाइड्रोजन के लिए 1 ही होती है। और अगर हाइड्रोजन लाइक एटम को ऐसा दे दिया जिसका एटॉमिक नंबर मान लो 1 से ज्यादा है, तो फिर आप वही तो जेड भी याद रखो। तो ये आपका रेडियस का फार्मूला आ गया, सॉरी वेलोसिटी का फार्मूला आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका, डेरिवेशन का और फार्मूले का, जो भी बोलो सब कुछ, इसका माय बाप बोल दो सब कुछ आप। बोर मॉडल का जो माय बाप है वो ये है, और क्या है वो, एनर्जी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीसरा क्या है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैं इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी निकालता हूं, तो एनर्जी कौन सी होगी इलेक्ट्रॉनों के पास, भाई काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। दोनों को अलग अलग निकालूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा, टोटल एनर्जी आ जाएगी। वही मैं फार्मूला ड्राइव करने जा रहा हूं, बड़ा आसान सा कंसेप्ट है। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए मैं यही वाला फार्मूला सीधा यूज कर देता हूं, ये वाला। तो यहां से एम वी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये आ जाएगा। तो यहां से आपका हाफ कर दो, देखो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर बाई आर। यही तो काइनेटिक एनर्जी है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई दोनों साइड में, तो नीचे 2 आ गया डिनोमिनेटर में। तो इसको मैं डिनोट कर देता हूं यू के जेड ई स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आर। यू के मतलब U for energy, K for kinetic energy, UK for also यूनाइटेड किंगडम। तो हम कहां आ गए, यूके में आ गए, और ये यूके का फार्मूला हो गया। अब क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। यही निकाल दो कहीं, चलो साइड में निकाल देता हूं पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉनों के पास या पूरे सिस्टम के पास, वो हमको यूपी से दिखा देते हैं, और यूपी हो जाएगा के जेड ई इंटू माइनस ई अपॉन आर। के Q1 Q2 बाई आर। Q1 इज जेड ई, Q2 इज माइनस ई, टोटल एनर्जी के, पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 बाई आर। तो कितना आ गया आपका ये, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर। ये यूपी आ गया। अब हम यूके से कहां चले गए, यूपी में आ गए। सर कहोगे क्या कर रहे हो, कहां से कहां ला रहे हो, अगर हिंदुस्तानी हो तो हिंदुस्तान में रहोगे ना, यो यूके कर रहे हो, कहा जाना है यूके में, यही पढ़ो ना, यही कुछ करो ना अपने देश के लिए। हमारे पीएम साहब इतना देश के लिए कर रहे हैं, तुम भी कुछ करो। तो यूपी कितना हो गया, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर।
तो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब यूके से यूपी में आ गए। अब आते हैं टोटल एनर्जी कितनी होगी, दोनों को मिला देते हैं, देखो क्या होगा। यूके को यूपी से मिला देते हैं। तो यूके को जब यूपी से मिलाएंगे तो यू आ जाएगा, और वो हो जाएगा यूके प्लस यूपी, और वो हो जाएगा हमारा के जेड ई स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आर प्लस, प्लस की जगह माइनस ही कर दो सीधा, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये आ गया। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एक और आधा, एक में से गया आधा तो बचा आधा, तो माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आर, यानी कि आधा, आधा आ गया। आधी है चंद्रमा और रात आधी। इस टाइम पता है कितना हो रहा है, मुझे वीडियो बना रहा हूँ 1:30 बज रहा है। कुछ कर दो भाई मेरे लिए। तो ये हमारी टोटल एनर्जी आ गई, देखो माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आर, ये टोटल एनर्जी आ गई। अब आते हैं, देखो आ गई। अगर हम इन तीनों एनर्जी को कंपेयर करें, भाई किनेटिक तो मैंने मिटा ही दी, कैसे काम चलेगा ऐसे दोबारा लिख देता हूं। यू के आ गया माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर था भाई, 2r था, ये माइनस नहीं था प्लस था। अब आगे एक चीज देखो, ये दोनों कंपेयर कर देखो, तो जितनी इसकी टोटल एनर्जी है उतनी ही काइनेटिक है, लेकिन उसका नेगेटिव है कि टोटल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो ऊपर लिख दो यहां, देखो ये रिलेशन याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यू के इक्वल्स टू माइनस ऑफ यू, और यूपी अगर आप देखो यूपी, तो टोटल एनर्जी का इसको क्या करो, हाफ करो, ट्वाइस करो, इसका हो जाएगा। तो यूपी जो है वो ट्वाइस है टोटल एनर्जी का। भाई यहां तो खेला उल्टा है, टोटल एनर्जी तो ज्यादा होनी चाहिए जबकि है कम। क्यों है? क्योंकि एक एनर्जी प्लस है, एक एनर्जी माइनस में, ऐड करोगे तो टोटल कम ही तो आएगा, वही काम है। तो टोटल एनर्जी जो आ रही है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, वो टोटल से क्या है, टोटल एनर्जी कम है, पोटेंशियल ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं, तो ये आ गया हमारा फार्मूला। अब इसी फार्मूले को देखो, जब टोटल एनर्जी का फार्मूला आया, अब आएगा इसका यूज, जो मैंने साइड में यहां पर लिख लिया था। अब इसका यूज क्या आएगा देखो, अब मैं निकालता हूं टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी क्या था, एनर्जी था माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आर, ट्वाइस ऑफ आर था ना, हाँ ये टोटल एनर्जी था। अब मैं क्या करता हूं देखो, यहां पर इसकी वैल्यू यहां पुट कर देता हूं, ये आर की वैल्यू कर दू पढ़ देते हैं। तो माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2, और आर का उल्टा ना कर दो, इतना आसान है, के जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 4 पाई स्क्वायर और के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एम डिवाइडेड बाई 2 एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब मैं एक काम करता हूं, तुम अगले स्टेप में कर लेना इसको, मैं 2 से 2 कैंसिल कर देता हूं, ये आ जाएगा क्योंकि मेरे पास जगह है कम। तो ये आ गई आपकी टोटल एनर्जी, और ये नेगेटिव में आएगी, ये नेगेटिव में आएगी। नेगेटिव में क्यों आएगी कि चल किसकी रही है, चल पोटेंशियल एनर्जी की रही है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा है, इसलिए नेगेटिव में आ रहा है, इसलिए नेगेटिव में आ रहा है ना। अब देखो एक चीज, यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर भी जेड को छोड़ दो और एन को छोड़ दो, तो बाकी सब तो कांस्टेंट है ना। और अगर मैं इनकी वैल्यू यहां पर प्लेस कर दूं, इन सब की वैल्यू डाल दूं, किसकी, 2 पाई स्क्वायर की, के 9 इंटू 10 टू द पावर 9, पता ही आपको जैसे पहले डाला था, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एम मास, एच प्लैंक्स कांस्टेंट। जब इनकी वैल्यू डालूंगा ना, तो जो आपकी टोटल एनर्जी आएगी वो लगभग आएगी कितनी, वो टोटल एनर्जी आपकी आ जाएगी, टोटल एनर्जी आ जाएगी, एक काम करता हूं मैं इसको, एक मिनट, ये टोटल एनर्जी मैं निकाल लेता हूं, ये आ जाएगा, चलो मैं साइन सीधा लिख दूं, 13.6 अपॉन एन स्क्वायर और जेड स्क्वायर ऊपर कर देता हूं,
और ये जो एनर्जी आएगी ना आपकी, ये आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मैंने सीधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख दिया, क्योंकि एटम की एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिखाते हैं। एटॉमिक एनर्जी का जो यूनिट होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगर आप वैसे इनकी वैल्यू पुट करो जूल में आएगा, और जो भी जूल में आया होगा मैंने उसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दिया। कभी भी आपको जूल एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना हो, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दो, है ना। एनर्जी इन जूल डिवाइडेड बाय द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁹ इक्वल्स टू एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी काम करा होगा मैंने, और ये आ गया, ये आया है माइनस में। किसमें आया है? माइनस में एनर्जी आई है, माइनस में ये आ गया। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है? देखो, दो फार्मूले हो गए, मेन फार्मूला हो गया ये, बाकी की वैल्यू पुट कर दी तो ये, और ये आपको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो होती है -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होती है एनर्जी। अब इसमें देखो, हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू होती है 1। तो अगर मैं हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम कह दूं, तो मैं इसको अभी नहीं हटाना, क्या पता बाद में यूज आ जाएगा ये। तो अगर मैं Z की वैल्यू कर दूं 1, तो U आ जाएगा -13.6 अपॉन N² eV। अब इसमें देखो क्या है, अब इसमें अगर हम, यानी हर एक इलेक्ट्रॉन की एक डेफिनेट एनर्जी है। देखो क्या है, अगर हम मान लो फर्स्ट ऑर्बिट में चाहते हैं, देखो यहां लिख देता हूं साइड में, अगर मैं n ले लू 1, फर्स्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो एनर्जी कितनी आ जाएगी? U1, इसके साइड में यहां लिखते हैं, U1 कितना होगा फर्स्ट ऑर्बिट में? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पता है क्या, ये मिनिमम एनर्जी है, इससे कम एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास नहीं हो सकता। सबसे कम एनर्जी होगी कौन से में होगी? ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब आते हैं n = 2 सेकेंड ऑर्बिट में। सेकेंड ऑर्बिट में कितना हो जाएगा एनर्जी? U2, ये हो जाएगा आपका -13.6/4, और -13.6/4 कितना आएगा? लगभग 3.4 के आसपास आ जाएगा आपका। यही लिख देता हूं, तो यहां लिखता हूं 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में, ये सेकेंड ऑर्बिट में आ गया। तो फर्स्ट ऑर्बिट में इतनी एनर्जी है, सेकेंड ऑर्बिट में इतनी एनर्जी है। n की जगह 3 कर दो, n की जगह 3 कर दोगे तो U3 आपका आ जाएगा कितना? -13.6/9, और जब ये डिवाइड करोगे तो ये आपका आएगा 1.51 के आसपास लगभग। तो U3 आ जाएगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और माइनस में आएगा। अब आगे निकालते हैं, देखो एक और एनर्जी फोर्थ ऑर्बिट में निकाल देते हैं। चलो इसको हटा ही दो तो याद रहेगा, तो छोटा सा है। तो U4 जो रहेगा आपका वो आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा -13.6/16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये आ जाएगा, इसको जब डिवाइड करोगे तो ये 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, लगभग इतना आ जाएगा। तो ये एनर्जी आ जाएगी आपकी फिफ्थ ऑर्बिट में। फिफ्थ ऑर्बिट में एक और कर देते हैं, जो जब मैं n की जगह कर दूं 5, नहीं फोर्थ ऑर्बिट में, सॉरी। अच्छा, अब आते हैं n = 5 फिफ्थ ऑर्बिट में। तो U5 आ जाएगा -13.6 डिवाइडेड बाय 25, दिस विल बी इक्वल्स टू, ये आपका आ जाएगा लगभग इतना, ये कितना आया था? 0.54 के आसपास आ जाएगा। ये इसका आधा है लगभग, हाँ लगभग। तो U5 यानी फिफ्थ ऑर्बिट में आपकी इलेक्ट्रॉन की इतनी एनर्जी होगी, कितनी? 0.54। और अगर एक और निकाल दें, चलो यही साइड में कहीं जगह बनी बची है तो भाई यहाँ जगह बना देता हूँ भाई, क्या बात होगी। U6 सिक्स ऑर्बिट में, n = 6, सिक्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी जाएगी? -13.6/36, दिस विल बी लगभग 0.37। सब में माइनस में आएगा, जरूर करना भाई, और में माइनस में है, माइनस इतना, ये आ जाएगा U6, यानी कि सिक्स्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ जाएगी। देखो, तो ये ऐसे ही करते करते अगर हम इन्फिनिटी पे जाएंगे, मान लो n = इन्फिनिटी, तो U इन्फिनिटी आ जाएगा 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0, और ये एनर्जी होगी मैक्सिमम। ध्यान रखना है इस चीज को। अगर ये पूछे कि इलेक्ट्रॉन की मिनिमम पॉसिबल एनर्जी क्या है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैक्सिमम एनर्जी क्या है? 0। कंफ्यूज नहीं होना इसमें, मैक्सिमम 0, मिनिमम -13.6।
अब इसमें देखो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, देखो क्या है कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो डेफिनेट कैसे है। फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी थी, -13.6 फिक्स है ना। सेकेंड ऑर्बिट में कितनी एनर्जी थी, -3.4 फिक्स है ना। तो उनके बीच जो एनर्जी का गैप आएगा लगभग 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आएगा, माइनस करके देखो तो लगभग ये आपका हाँ 10 के आसपास, 10.2 के आसपास आएगा। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है 10.2, ये तो बहुत ज्यादा है। अब भाई जहां पर पहली ऑर्बिट में एनर्जी -13.6 है, नेक्स्ट ऑर्बिट में जो है वो जस्ट उसके बाद थोड़ी है। कितना गैप है इनके बीच में भाई। जब इतना गैप होगा तो वेवलेंथ में भी तो इतनी ही गैप होगी, E=hc/λ। जब E में डिफरेंस है तो लैम्डा में भी तो डिफरेंस होगा बीच का, तो वेवलेंथ तो खत्म कहानी। ऐसे ही अगले में, ऐसे ही अगले में, ऐसे ही अगले में। यानी जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड से फर्स्ट में आएगा तो जो एनर्जी एमिट करेगा वो कुछ और होगा, एक फिक्स होगी, है ना। और वो वेवलेंथ क्या होगी, डिफरेंट होगी किससे, जब इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेकंड में आएगा या थर्ड से फर्स्ट में आएगा तो उसकी एनर्जी डिफरेंट होगी, तो वेवलेंथ भी डिफरेंट होगी। तो यहां जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से जो एनर्जी एमिट करेगा उस एनर्जी में डिफरेंस आएगा और डिस्क्रीट एनर्जी होगी, तो वेवलेंथ भी क्या होगी, डिस्क्रीट होगी। दो वेवलेंथ के बीच में, वेवलेंथ के बीच में बहुत सारी वेवलेंथ ऐसी होंगी जो मिसिंग होगी। यही चीज तो था, यही चीज तो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, यही तो गलती कर दी थी रदरफोर्ड ने। ये गलती किसने सुधार दी, बोर ने सुधार दी। समझ में आ गया, तो ये बोर ने सुधार दी। अब देखो यहां पर हम एक काम करते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में होता है तो उसका एक फार्मूला ड्राइव करते हैं जिसको कि हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। स्पेक्ट्रल सीरीज कैसे निकालें, इसकी कौन कौन सी सीरीज की वेवलेंथ निकलेगी, उसका क्या फार्मूला है, उसको हम ड्राइव करते हैं। बहुत आसान है। तो उसको ड्राइव करने के लिए या तो आप क्या करो, इसको यूज करो, नहीं तो आप डायरेक्ट इससे भी कर सकते हो। कहां गया जो अभी लिखा था -13.6/n², उससे भी कर सकते हो। तो मैं इसको यूज कर लेता हूं, कोई बात नहीं। आप उससे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। भाई ऐसे कर सकते हो ना, जैसे मैं दिखाऊंगा। इलेक्ट्रॉन अगर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा रहा है तो कैसे करोगे, एनर्जी में डिफरेंस कितना आएगा, डेल्टा E = n final - n initial, है ना। n फाइनल होगा तो क्या लिखोगे, -13.6/n final² माइनस मैं हाइड्रोजन के लिए कर रहा हूं खाली, अगर हाइड्रोजन नहीं है तो Z² से और मल्टीप्लाई कर दोगे, Z²। चलो Z² भी लिख देता हूं, ये लो Z² और अपॉन ni² कॉमन ले लोगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये फार्मूला आपका बन जाएगा कितना, 13.6 आपका कॉमन आ जाएगा और Z² और यहां रह गए प्लस हो गया ना, तो 1/ni² माइनस 1/nf²। ये एनर्जी में डिफरेंस आ गया, है ना। और इसको आप किससे इक्वेट कर सकते हो, hc/λ से। तो 13.6, और ध्यान रखना ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। अगर आप जूल में इसको कन्वर्ट करोगे, चलो मैं कर देता हूं अभी, तो Z² और ये आ जाएगा 1/ni² माइनस 1/nf²। और यहां से अगर आप उसको हटा ही दे, जरूरत ही नहीं, छोड़ो, इसे कर दिया मैंने। तो यहां से 1/λ आपका आ जाएगा 30। ये ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मैं जूल में कर देता हूं, कितना 1.6 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करना है, कर दिया, इंटू Z² और अपॉन h/c। देखो ये चीजें कांस्टेंट हो जाएगा अभी, और इंटू उसके बाद में आएगा 1/ni² माइनस 1/nf²। ये हो गया। अब इसको जब हम करेंगे सॉल्व तो ये आपकी वैल्यू पता है क्या आ जाएगी, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये जो चीज है ये 1/λ इक्वल आ जाएगा, इसको हम RD से डिनोट कर देते हैं। चलो 1/λ इक्वल टू RD और इक्वल 1/ni² माइनस 1/nf²। और RD जो होता है इसकी वैल्यू होती है RD की 1.097 × 10⁹ और ये रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ है तो पर मीटर में होगा। ये RD की वैल्यू होती है, और RD को क्या कहते हैं पता है,
आरडी को हम कहते हैं रैडबर्ग कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको? आरडी को रैडबर्ग कांस्टेंट, रैडबर्ग कांस्टेंट। तो ये देखो, अच्छा इसको कहते हैं वेव नंबर, इसको कहते हैं वेव नंबर, नंबर ऑफ वेव इन यूनिट लेंथ, 1 यूनिट लैम्डा वेव लेंथ, एक वेव की लेंथ, तो 1 बाय लैम्डा नंबर ऑफ वेव इन अ यूनिट लेंथ, वेव नंबर। तो इसको हम वेव नंबर कहते हैं और ये वेव नंबर को हम ऐसे डिनोट कर देते हैं। तो ये आपका वेव नंबर, या सीधा से छोड़ो ना, वेवलेंथ निकालने का फार्मूला हो गया। वेवलेंथ निकल गया तो फिर फ्रीक्वेंसी भी निकाल दोगे, तो फ्रीक्वेंसी भी निकाल दोगे। अब देखो इसमें क्या है कि ये जो वेवलेंथ का फार्मूला आया, अब उसमें किस वेवलेंथ की लाइट निकलेगी, एनर्जी एमिट होगी, रेडिएशंस एमिट होगी, वो डिपेंड करेगा Ni और Nf की वैल्यू पे। अगर हम Ni और Nf की वैल्यू, यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में हो रहा है, अगर हम इसको वेरी करते जाएंगे तो वेवलेंथ अलग होती जाएगी। तो एक सीरीज ऑफ वेवलेंथ आएगी, लेकिन उन वेवलेंथ के बीच में गैप जरूर आएगा, ध्यान रखना है ना। ये नहीं कि एक वेवलेंथ खत्म दूसरा शुरू तीसरा खत्म, ऐसा नहीं, उनके बीच में गैप आएगा बहुत बड़ा बड़ा, है ना, बहुत बड़ा बड़ा गैप आएगा। तो इसलिए वेवलेंथ जो होगी डिस्क्रीट होगी, जो स्पेक्ट्रम था वो डिस्क्रीट होगा, इसीलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिट्स में होता ही नहीं है। सभी ऑर्बिट का मतलब एक स्पेसिफाइड ऑर्बिट होता है, 2 ऑर्बिट के बीच में एनर्जी में गैप होगा, उसके बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो वहां के लिए वेवलेंथ मिसिंग होगी। तो इस तरीके से क्या होता है, देखो सीरीज ऑफ वेव क्रिएट हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं हम, ये इसको लाल में लिखता हूं, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब मैंने हाइड्रोजन ले रहा हूं तो इसका मतलब जेड की जगह में 1 ले रहा हूं सामने, नहीं तो अगर नहीं है जेड स्क्वायर ऊपर कर दो गया। अब देखो कौन कौन से होते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये अलग अलग साइंटिस्ट के नाम पे बना दिया गया है इसको। पहला लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज। देखो लाइमन सीरीज में Ni की वैल्यू ये हमेशा होएगी 1, हमेशा 1, और Nf की वैल्यू कोई भी हो सकती है 2, 3, 4, 5 so on इंफिनिटी अप टू। यानी अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट में हो रहा है, थर्ड से फर्स्ट में हो रहा है, फोर्थ से फर्स्ट में हो रहा है, फिफ्थ से फर्स्ट में हो रहा है, बीच में नहीं रुकेगा। तो इस तरह की जो सीरीज ऑफ वेव आएगी उसको हम बोलेंगे लाइमन सीरीज ऑफ वेव या लाइमन स्पेक्ट्रल सीरीज। समझ में आ गया? लाइमन स्पेक्ट्रल सीरीज, तो इसको क्या बोलते हैं? लाइमन सीरीज बोलते हैं। और लाइमन सीरीज में पता है आपको क्या होगा? सबसे लो फ्रीक्वेंसी कब होगी, सबसे लो वेवलेंथ कब होगी पता है? क्योंकि यहां से आप देख सकते हो कि, अच्छा लाइमन सीरीज के लिए एक चीज तो मैं कर देता हूं कि 1/λ L लिख दिया, सीरीज जो भी है क्या होगा RD और 1/1 तो फिक्स ही हो जाएगा, करिए -1/NF जो भी होगा, N ही होगा, मतलब NF कर देता हूं, कोई बात नहीं, ये हो गया, ये आ गया, यानी कि एक तो फिक्स है। अब इसमें यहां पर क्या है देखो, जब ये वेवलेंथ इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, सॉरी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहां पर क्या दिख रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा यानी कि n की वैल्यू होगी कम, तो वेवलेंथ भी होगी कम, और n की वैल्यू होगी ज्यादा तो वेवलेंथ भी होगी ज्यादा। यानी कि सबसे कम वेवलेंथ की लाइट कब एमिट होगी? लीस्ट वेवलेंथ किसमें होगा? लीस्ट वेवलेंथ जो एमिट होगा किस ट्रांजिशन में होगा? जब इलेक्ट्रॉन N1 तो इसमें फिक्स ही है, N1 से N1 से जाएगा 2 में, ये, और जब वेवलेंथ होगा लिस्ट तो फ्रीक्वेंसी होगी मोस्ट। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट होती है फिक्स, तो न्यू इंटू लैम्डा इज सी, यानी हम कह सकते हैं कि लैम्डा न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। लैम्डा हो गया लिस्ट, फ्रीक्वेंसी होगी मोस्ट। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, E इक्वल टू होता है h न्यू, जब एनर्जी में डिफरेंस सबसे कम आएगा,
एनर्जी में डिफरेंस जब सबसे कम आएगा तो वेवलेंथ क्या होगी, फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो सबसे कम आएगी और वेवलेंथ सबसे ज्यादा आएगी। तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जाता है, सेकंड ऑर्बिट में, ये सारा उल्टा बोल दिया भाई मैंने, उल्टा बोल दिया। जब इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी में डिफरेंस क्या होगा, सबसे कम होगा, तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, इक्वल टू एच न्यू, और वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किस ट्रांजिशन में होगा, 1 से 2, क्योंकि एनर्जी में डिफरेंस सबसे कम आएगा, है ना, 1 तो उसका फिक्स है। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, या एक और चीज कर सकते हैं, शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ये याद रखना इस चीज को, किसमें, 1 से 2 में। तो लाइमन सीरीज की जो लॉन्गेस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है किसमें, 1 से 2। जब इलेक्ट्रॉन 1 से 2 में जाता है तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ की लाइट निकलती है और सबसे कम फ्रीक्वेंसी की निकलती है, समझ में आ गया। और जब ये इसको बेस ट्रांजिशन भी बोलते हैं, बेस ट्रांजिशन, बेसिक ट्रांजिशन 1 से 2, और हाईएस्ट 1 से इंफिनिटी। जब ये, और लीस्ट वेवलेंथ किसमें होगी, अब देखो, लीस्ट वेवलेंथ और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एक ही बात है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये होगा जब n1 तो फिक्स है 1 और n2 होगा इंफिनिटी, ये चीज याद रखो इस चीज को। तो लाइमन सीरीज में जो लीस्ट वेवलेंथ होती है वो किस ट्रांजिशन में जाती है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसमें होती है, 1 से 2 में। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किससे होती है, 1 से इंफिनिटी में। जब एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा, यानी कि 1 से इंफिनिटी, वेवलेंथ सबसे कम, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। जब 1 से 2 में गया तो एनर्जी में डिफरेंस सबसे कम, फ्रीक्वेंसी सबसे कम, वेवलेंथ सबसे ज्यादा। नोट कर लो इस चीज को, जो बताया नोट कर लो, याद रहेगा अच्छे से। ऐसे ही यही चीज हम क्या करेंगे, सभी सीरीज में निकालेंगे। तो दूसरी स्पेक्ट्रल सीरीज जो थी इसमें हाइड्रोजन एटम की, वो है लाइमन के बाद बाल्मर सीरीज। जो बाल्मर सीरीज होता है, बाल्मर सीरीज, इसके लिए Ni फिक्स होगा 2। इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में आएगा, कहां से, कहीं से भी आ सकता है भाई साहब, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, या 2 से ऊपर जा सकता है, इस तरह से। जब वो लौट के आएगा तभी एनर्जी वो एमिट करेगा, क्योंकि हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आएगा तभी तो एनर्जी एमिट करेगा। बताया था कि हाईएस्ट एनर्जी 0 होती है, लोएस्ट ग्राउंड स्टेट पे होती है। इसको बाल्मर सीरीज कहते हैं। इसमें भी ध्यान रखना आप कि जब इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में ट्रांजिशन होगा तो वही सेम चीज, लीस्ट मोस्ट से सेम सीक्वेंस में लिखते हैं। मोस्ट वेवलेंथ, मोस्ट की जगह लॉन्गेस्ट लिखो, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी किसमें होगा, इसमें होगा। Ni इक्वल्स टू 2 और Nf इक्वल्स टू 3, 4, सॉरी थर्ड में इसका उल्टा, शॉर्टेस्ट, बिल्कुल उसी से कंपेयर कर सकते हैं, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ये आपका किस ट्रांजिशन में होगा, जब Ni तो फिक्स है 2 होगा और Nf हो जाएगा आपका 3, 4, 3, सॉरी वो क्या लिख रहा हूं भाई मैं, इन्फिनिटी। ये अच्छा, एक चीज और बताना भूल गया मैं, नोट कर लो। जो लाइमन सीरीज होगा, तो लाइमन सीरीज में बताया शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, है ना। शॉर्टेस्ट कौन सा बताया, वेवलेंथ जब 1 से इंफिनिटी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ 1 से 2, सब में ऐसे निकाल सकते हैं, लाइमन बाल्मर पास जो भी आएगा। तो भाई जो एक सीरीज ऑफ वेवलेंथ आएगी वो वेवलेंथ कुछ किसी तरह की लाइट की तो होगी। तो जो लाइमन सीरीज की वेवलेंथ होती है, जो सीरीज, नोट कर लो चीज को, भूल गया वहां पर। तो लाइमन सीरीज की जो वेवलेंथ की सीरीज आती है वो आएगी आपकी अल्ट्रा वायलेट रीजन वाली,
यानी लाइमन सीरीज में जो भी वेव आती है उसकी वेवलेंथ जो होती है वो किसकी होती है, वो सारी की सारी आपकी अल्ट्रावायलेट रेज वाली होती है। इसी तरीके से इसकी जो होती है ये सारी की सारी विजिबल में होती है, विजिबल रीजन में लाई करती है। तो बोलेंगे दिस स्पेक्ट्रल सीरीज लाइज इन द विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। विजिबल लाइट निकलेगी इस ट्रांजिशन में, विजिबल लाइट, ध्यान रखना इस चीज को। आगे आते हैं नेक्स्ट सीरीज। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है हमारा लाइमन बार्बर पास्सन सीरीज। अब इसको हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि सारा एक जैसा ही है। पास्सन सीरीज तो पास्सन सीरीज में Ni होगा 3 और NF होगा 4 5 6 सो ऑन। यहां भी सेम चीज, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ 1 से इंफिनिटी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ 1 कह रहा हूं सॉरी 3 से इंफिनिटी, शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ 3 से 4 है ना, जिसमें वेवलेंथ होगी शॉर्टेस्ट, फ्रीक्वेंसी होगी हाईएस्ट। तो सबसे 3 से जब वो इंफिनिटी में जाएगा तो वेवलेंथ शॉर्टेस्ट, फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट। और 3 से अगर 4 में गया तो क्या होगा, क्या बताया था, फ्रीक्वेंसी शॉर्टेस्ट, वेवलेंथ लॉन्गेस्ट, है ना। तो ये आपको याद रखना है सेम चीज। और ये जो स्पेक्ट्रल सीरीज लाई करेगा पास्टन सीरीज, ये आपका लाई करेगा इंफ्रारेड में, इंफ्रारेड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, REGION रीजन। तो इस रीजन में ये लाई करेगा। और इसके बाद जो भी आएगा सब इंफ्रारेड में लाई करेगा पास्टर, और उसके बाद जो भी आएगा सब पास इंफ्रारेड में, तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट कौन सा आपका देखो, नेक्स्ट है आपका, ये थर्ड था, फोर्थ हो गया लाइमन बार्बर पास्सन ब्रैकेट सीरीज। तो ब्रैकेट सीरीज होता है, देखो ब्रैकेट सीरीज ये होता है Ni इक्वल्स टू 4, NF इक्वल्स टू 5 6 सो ऑन। इसमें भी आप शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट याद रखना, सेम कंसेप्ट। और इसमें ये भी जो है इंफ्रारेड में लाई करता है। अगला है आपका नेक्स्ट है आपका कौन सा, नेक्स्ट है आपका ब्रैकेट लाइमन बार्बर पास्सन ब्रैकेट। और नेक्स्ट है आपका फंड सीरीज, पी फंड भी कह देते हैं इसको। तो फोर्थ, ये फिफ्थ हो गया आपका लाइमन बार्बर पास्सन ब्रैकेट फिफ्थ, पी फंड या फंड सीरीज। पी साइलेंट होता है, तो पी फंड सीरीज आपका आ जाएगा Ni इक्वल्स टू 5 और NF 6 7 8 सो ऑन। इस तरह से ये भी इंफ्रारेड रीजन में लाई करेगा। और यहां भी जो मैंने आपको बताया बेसिक कंसेप्ट, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पहले करते हैं, या शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी, तो 5 से 6 क्या होगा, शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी, स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी, शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट वेवलेंथ। 5 से इंफिनिटी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। समझ में आ गया। और ये भी किसमें लाई करेगा, दिस ऑल्सो लाइज इन इंफ्रारेड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलो। अब देखो ये जो हमने आपकी एनर्जी बताई, वेवलेंथ बताई, ऑन द बेसिस हम क्या बना सकते हैं, हम बना सकते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। भी थोड़ा लेक्चर लंबा हो रहा है, लेकिन मैंने सोचा है कि सीरीज खत्म करके ही जाऊंगा, और आपको भी खत्म करना है, पूरा वीडियो देखना है अच्छे से। मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूं। तो रात के 2 बज गए हैं। स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, देखो क्या है, ये बना देते हैं। देखो स्पेक्ट्रल सीरीज क्या लेते हैं इसमें, ये एक्सेस लेता हूं मैं एनर्जी का एक्सेस लेता हूं। और एनर्जी कहां तक जा रही है, -13.6 यानी 14 तक लेता हूं। 1 कंट्रोल लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, वही तो बॉडी कम पड़ जाएगा भाई थोड़ा सा। चलो ऊपर थोड़ा बना देते हैं भाई, और क्या, यहाँ से बना देते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। यार मुझसे लाइन कभी सीधी नहीं बनती। ये हो गया, 1 1 कर लेते हैं। चलो 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये माइनस में। उम्मीद कर रहा हूँ कि नीचे का आपको सब दिख रहा होगा, तो नहीं दिख रहा हो तो अभी आप समझना कि -14 तक जाएगा। और ये एनर्जी हमने ली है, और किस में ली है एनर्जी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ली है एनर्जी। किसमें ली है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब देखो एक चीज मैंने आपको बताया था कि ग्राउंड स्टेट में जब n को करता हूं 1 तो एनर्जी कितनी आती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहां पर होगी? इसके बीच में लगभग होगी, यहां ऐसे। सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है? सेकेंड ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होती है? -3.4 लगभग होती है। तो 3.4, 3 और 4 के बीच में आ जाएगा। तो कितना गैप है भाई, कितना गैप है फर्स्ट और सेकंड के बीच में, देखो ना कितना गैप है। उसके बाद देखो स्पेसिंग कम होती जाएगी। उसके बाद n = 3 के लिए थर्ड ऑर्बिट में, यानी n1 हो गया 1, ये हो गया यहाँ पर 2, और उसके बाद देते हैं 3 के लिए कितना जाएगा? 3 के लिए एनर्जी आती है लगभग 1.5 1 जैसे कुछ आती है। तो यहाँ कर देते हैं बीच में, यही कर देते हैं। अब देखो ये पास पास आता जाएगा, एनर्जी में डिफरेंस कम होता जाएगा एनर्जी में। अब इसका मतलब जब ये ऑर्बिट बढ़ जाएगा ना तो स्पेक्ट्रम लगभग कंटिन्यूस होता जाएगा, लगभग कंटिन्यूस होता जाएगा। अब उसके बाद आ जाओ इसमें, आपका हो गया उसके बाद 3 हो गया 4 में। फोर्थ ऑर्बिट में 0.85 के आसपास आता है, तो ये आ गया आपका फोर्थ ऑर्बिट का, मैंने 0.85 का बना दिया फोर्थ ऑर्बिट में। फिफ्थ में लगभग आपका आ जाएगा 0.54 के आसपास आएगा, यही कर देता हूँ लगभग 0.54 n = 5। या थोड़ी सीधी सी तिरछी हो गई थोड़ी सी, ये हो गया। उसके बाद ये 0 है मतलब एनर्जी, और ये n = इन्फिनिटी ले लिया मैंने, ऐसे मान लो ये n = इन्फिनिटी है। उसके बाद आपका जो है एक और ले लेते हैं, एक और बना देते हैं, तो फिर इन्फिनिटी पहुंच जाएंगे सीधा। 6 पे जाएगा लगभग ये 0.37 माइनस में, तो ये आ जाएगा। तो ये क्लोजली पैक्ड होते जाएंगे, और इस तरीके से एनर्जी ऐसे 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 देखो लगभग कंटिन्यूस हो जाएगी, ऐसे मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, और इन्फिनिटी पे जाकर के एनर्जी क्या हो जाएगी? लगभग 0 हो जाएगी। अब देखो क्या है, लाइमन सीरीज में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा, और कहां जाएगा? सेकंड से फर्स्ट में आएगा, है ना, थर्ड से फर्स्ट में आएगा। अल्टीमेटली गड्ढे में कहां गिरेगा करके? वही गिरना है, बीच में नहीं है रास्ता इसका। वन लाइमन के लिए पूरा गड्ढा गड्ढे में जाएगा, ये जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज जो वेवलेंथ आ रही है, जो वेवलेंथ आ रही है एनर्जी में डिफरेंस करके। ये देखो ये आ गया, ये आ गया इसमें, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, कहीं से भी कहीं से भी। कौन सी सीरीज है? बामर सीरीज। लाइमन के बाद बामर सीरीज। उसके बाद ये कौन सी सीरीज है? पास्टन सीरीज। पास्टन सीरीज, पास्टन सीरीज। फिर ये आ गया आपका ब्रैकेट आ जाएगा, ये कहीं से भी आए। ये कौन सीरीज है? ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट और फंड सीरीज। लास्ट में करते हैं फंड। ये फंड आ गया, पी फंड। फंड पे पहुंच गया हम, ये फंड सीरीज आ गया, पी फंड सीरीज। ये स्पेक्ट्रल सीरीज बना दिया हमने हाइड्रोजन एटम का, और ये हमारा ग्राफ हो गया। समझ में आ गया? तो ये हमारा बोर मॉडल ऑफ एटम था। चलो एक लास्ट एक चीज और कर लेते हैं, लिमिटेशंस क्या थी इसकी, नहीं तो ये छूट ही जाएगा। तो लिमिटेशंस जो है बोर मॉडल ऑफ एटम की, इसको बिठा देते हैं। कर लिया होगा आप लोगों ने। तो इसकी जो लिमिटेशंस है इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं, और वो लिमिटेशंस है क्या क्या, लिमिटेशंस है क्या क्या। वो सबसे पहली लिमिटेशन इसकी क्या थी? अगर हम लिमिटेशंस कहेंगे बोर मॉडल ऑफ एटम की, लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल ऑफ एटम, सबसे बड़ी लिमिटेशन कि ओनली एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम, इनके लिए ही एप्लीकेबल था, जिसका एटॉमिक नंबर मतलब होता है 1, है ना। तो ये उसके लिए एप्लीकेबल है। दूसरा किसके लिए एप्लीकेबल था? हाइड्रोजन यानी कॉम्प्लेक्स, नॉट एप्लीकेबल फॉर
कॉम्प्लेक्स एटम। कॉम्प्लेक्स एटम का मतलब जिसका एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा हो, उसके लिए एप्लीकेबल नहीं था। तीसरा उसने क्या कर दिया, देखो सबसे बड़ी कमी ये थी इसकी कि इसने इलेक्ट्रॉन को जो डेफिनिट लेवल में बांट दिया, कि उसने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन के इनकी यानी कि जो पहले ऑर्बिट में जो एनर्जी फिक्स है -13.6, ऐसा नहीं है। तो जब एटम को हाईली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऑब्जर्व करते थे, बाद में किया गया, तो ये जो एनर्जी था ना, डेफिनिट एनर्जी, ये भी सब पार्ट्स में स्प्लिट हो गया। केमिस्ट्री पढ़ा है ना आपने, ऑर्बिट के बाद क्या आता है, ऑर्बिट के बाद क्या आता है, सब ऑर्बिट्स आते हैं, सब ऑर्बिटल आते हैं, ये सब आता है ना। एक ही ऑर्बिट में सब ऑर्बिट होते हैं, फिर ऑर्बिटल्स आते हैं, उनकी एनर्जी सबकी अलग अलग होती है ना। तो वही चीज तो है यहां भी, कि उसने एनर्जी की एक डेफिनिट बता दी कि पहले में है तो एनर्जी फिक्स है उसकी -13.6 है, दूसरे में तो फिक्स है 3 पॉइंट समथिंग है, जो भी है इस तरह से। तो ये फिक्स एनर्जी कर दी, जबकि ऐसा नहीं था। इलेक्ट्रॉन को जब हाइयर उसमें ऑब्जर्व किया गया, देखो प्रोबेबिलिटी तो थी वहां पाने की सबसे ज्यादा, ये तो सही बात है, लेकिन जब इसको मैग्नेटिक हाई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऑब्जर्व किया गया तो वो और फर्दर पार्ट्स में सब स्प्लिट हो गया। इसको जीमन इफेक्ट कहते हैं। तो फिर वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, है ना। तो ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द splitting of fixed energy level जो था under the effect of strong magnetic field इसको क्या कहते हैं, कॉल्ड जीमन इफेक्ट। जीमन, GEEMAN, जीमन इफेक्ट, GEEMAN, जीमन इफेक्ट कहते हैं इसको। ऑब्जर्व नहीं कर पाया। तीसरी चीज, एक और सबसे फोर्थ चीज, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट क्या है, कि उसने ये बता दिया कि हम इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम और पोजीशन दोनों साइमल्टेनियसली हम एग्जैक्टली बता सकते हैं। जबकि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा हुआ आपने केमिस्ट्री में, कि एक टाइम पे आप एक ही निकाल सकते हो, इससे दोनों निकाल लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये इसका एक और ड्रॉबैक हो गया, ठीक है। He said that we can find position and momentum of electron simultaneously which was proved wrong further। किसने गलत को प्रूव कर दिया, फर्दर बाय हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये कहता है कि हम दोनों चीजें एक साथ कभी नहीं निकाल सकते। बोर ने गलत कह दिया। तो ये चीज जो थी उसकी कमी थी, बोर मॉडल ऑफ एटम की कमी थी। चलो बाकी अब नेक्स्ट जो है अगले वीडियो में करते हैं। ये हमारा एटम हो गया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, खुद भी सीखना है, दूसरों को भी सिखाना है।